वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग पढ़ा। फिर हमने एग्रीगेट डिमांड की टेबल, ग्राफ और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। बेटा एग्रीगेट डिमांड का मतलब आपको क्या बताया था मैंने? एग्रीगेट डिमांड का मतलब था टोटल डिमांड, दैट ऑल द सेक्टर्स आर प्लानिंग टू बाय। अब जब सारे सेक्टर खरीदने की बात कर रहे हैं तो वो डिमांड थी। सप्लाई, सप्लाई में क्या होगा? वो जो डिमांड थी वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, क्योंकि डिमांड कौन करता है? कस्टमर, चाहे किसी भी सेक्टर का कस्टमर हो। सप्लाई कौन करता है? कस्टमर या प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर। तो जब हम सप्लाई सोचेंगे, एग्रीगेट का मतलब टोटल, सप्लाई सोचेंगे तो हमें कस्टमर के हिसाब से नहीं सोचनी। किसके हिसाब से सोचनी है? सप्लायर के हिसाब से या प्रोड्यूसर के हिसाब से। जो एक या सारे, एक या सारे सारे प्रोड्यूसर बेचना चाहते हैं मार्केट में करंट रेट के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो पढ़ो एक बार डेफिनेशन क्या लिखी है। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given period of time। एक समय में जो सारे प्रोड्यूसर्स मिलके गुड्स बेचना चाहते हैं, उसकी मनी वैल्यू को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। समझ आ गई बात? क्लियर सबको? एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given period of time। समझ आ गए? आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट लिखा है बेटा, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान से समझेंगे हम। हमारी इकोनॉमी में हमने पढ़ा है 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे? अगर हम बात करें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले में क्या रिसीव करते हैं हम? रेंट। अगर हम लेबर कर रहे हैं कहीं पे तो हमें वेजेस मिलते हैं। कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर यानी कि ओनर मांगता है प्रॉफिट। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझेंगे। कोई भी चीज जब आप प्रोड्यूस करते हैं, कोई बात, कोई भी चीज जब हम प्रोड्यूस करते हैं या बेचते हैं, उससे बेचने पे जो हमारी इनकम होती है, 4 तरह की इनकम होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, ये जो मार्कर है इसको मार्केट में 20 रुपीज का सेल कर रहे हैं। अब जब ये 20 रुपीज का सेल आउट हुआ, इसमें जो पैसे मिले सेलर को 20 रुपए, उस 20 रुपए में कुछ हिस्सा रेंट का भी होगा, कुछ हिस्सा वेजेस भी होंगी, जिसने लेबर ने बनाई होगी उसको मिली होंगी, जो पैसा लगा उस पर इंटरेस्ट भी मिला होगा और ओनर ने इसमें अपना प्रॉफिट भी कमाया होगा। यानी कि जितनी चीज मार्केट में बिकी, उस सेल प्राइस को या उस इनकम को 4 हिस्सों में बांटा गया। तो इसका मतलब मार्केट में कोई भी चीज अगर इसकी 100 यूनिट बिक रही है तो उस हिसाब से रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलेगा। 500, 50,000, 5 लाख यूनिट बिक रही है, उस हिसाब से आप सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5 लाख यूनिट बिकी, 5 लाख इंटू 20 रुपए का एक पेन है, कितना? 1 करोड़ की सेल हो गई। अब 1 करोड़ में जितनी जगह लगी है उस हिसाब से किराया देंगे आप। लेबर ने जितना काम किया वो वेजेस डिमांड करेगी, जितना पैसा लगा उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ओनर अपना प्रॉफिट मांगेगा। यानी कि जितनी मार्केट में आपने यूनिट्स बेची हैं उस हिसाब से ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी या नहीं? अब ये सब इनकम अगर मैं जोड़ दूं, क्या मुझे नेशनल इनकम मिलती है? अगर मैं ये सारी इनकम जोड़ दूं, क्या मुझे नेशनल इनकम मिल जाएगी? अब सोचना बेटा, अगर इन सबको जोड़ के मुझे नेशनल इनकम मिल रही है, इसका मतलब मार्केट में मैं जितनी सप्लाई करूंगा उतनी ही मेरे देश की इनकम होगी।
ये तो मैंने छोटा सा एक मार्कर का एग्जांपल लिया। जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस होके बिक रही हैं, चाहे उसमें एक मार्कर हो चाहे उसमें एक एरोप्लेन हो, सब बन के बिक रहे हैं, सब में ये 4 तरह की इनकम होगी। जितनी मार्केट में चीजें सप्लाई होंगी, क्या उतनी मेरी मार्केट में इनकम होगी? चाहे कोई भी आप फैक्टर सोच लेना। समझ आ गई बात जी? तो इसका मतलब जितनी सप्लाई उतनी नेशनल इनकम। समझ आया? कोई प्रॉब्लम? नेशनल इनकम का सिंबल होता है वाई। इनकम को इस चैप्टर में हम किससे डिनोट कर रहे हैं? वाई। अब आप मुझे बताएं, जो इनकम आप कमाते हैं उस इनकम के हम 2 पोर्शन करते हैं। एक तो इनकम या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं या फिर इनकम हम सेव कर लेते हैं। तो वाई यानी इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है? तो यहां से एक इक्वेशन बनी, क्या? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम और नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। यहां से मैं कह सकता हूं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम। ये नोटेशन समझ आ गई सब बच्चों को? अब इसको हम पहले यहां तक पढ़ते हैं, क्या लिखा है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल टर्म्स। कह रहे जब आप एग्रीगेट सप्लाई को फिजिकल टर्म्स में मेजर करते हैं, यानी गुड्स की टर्म्स में, इट रेफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इसको हम क्या कहते हैं? टोटल हमने कितने गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में बेचे हैं। वी नो दैट वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, कह रहे हमें पता है कि जितना आउटपुट हम बेचेंगे, वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखा है? इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कि जितना भी आपने गुड्स बेचे उससे जो पैसा आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। the sum total of these factor income at domestic and national level is known as national income। और कह रहे हैं इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है? national income। So we can say that aggregate supply and national income are one and the same thing। Clear? इन्होंने इस पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन दिया जो मैंने आपको यह समझाया था। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? component of aggregate supply or national income, the major portion of national income is spent on consumption of goods and services and the balance is saved। कह रहे मेजर पोर्शन हम कंजम्पशन पे खर्च कर देते हैं और बचा हुआ हम सेव कर लेते हैं। therefore it means national income is either saved or consumed, that is y is equals to c plus s or y is equals to as is equals to c plus s। कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए बेटा, अगर मुझे एग्रीगेट सप्लाई का टेबल और ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा? बेटा हमने उस दिन समझा था ये जो हमारी इनकम है क्या जीरो हो सकती है? अभी आपकी इनकम कितनी है? जीरो। इनकम जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है, राइट? हम मानते हैं कि हमारी इनकम 100 से इंक्रीज हो रही है। कंजम्पशन, क्या कंजम्पशन कभी जीरो होती है? चाहे इनकम जीरो हो जाए फिर भी आप कुछ कंजम्पशन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इनकम मेरी 100 से बढ़ रही है तो मैं कंजम्पशन कम से बढ़ाता हूं क्योंकि मेरी हैबिट है कि मुझे कुछ सेव भी करना है, तो मैं 80 से इनकम बढ़ाता हूं, सॉरी कंजम्पशन बढ़ाता हूं। अब बेटा एक बात बताएं, आपके पास इनकम है, आपके पास कंजम्पशन है, सोच के बताना क्या आप यहां से सेविंग निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। इतना कमाया, इतना कंज्यूम किया, सेविंग तो बहुत इजीली निकलेंगे। इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो, आपकी सेविंग्स यहाँ पे -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80। इज इट ओके? अब मुझे क्या बनाना है? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या था? C प्लस S। दोनों है मेरे पास। ये तो बहुत सिंपल है निकालना, पता है क्यों? क्योंकि हमने एक रिलेशन ऊपर ड्रॉ कर लिया था। इधर देखें, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, तो यहां पे प्लस करेंगे तो वेरीफाई भी हो जाएगा। देखो ये जो AS आया
मैंने इन दोनों को प्लस करके निकाला, पर ये किसके बराबर आ गया? नेशनल इनकम के बराबर। तो ये जो हमने समझा था ये प्रूफ भी हो गया इस टेबल से। इज इट ओके? अब इसका जब मैं ग्राफ बनाना सीखता हूं बेटा, इसका ग्राफ भी बहुत सिंपल है। इधर आती है मेरी इनकम और इधर मुझे जो ड्रॉ करना है एग्रीगेट सप्लाई। इधर देखेंगे बेटा मेरी इनकम एग्रीगेट सप्लाई जीरो लेवल पे, जब मेरी इनकम जीरो, एएस जीरो, इनकम 100, एएस 200, 200, यानी कि ये एक पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी। और ध्यान से समझेंगे बेटा, हमने छोटे होते हुए मैथ्स में समझा था जब कोई चीज सेम रेट से बढ़ रही हो एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे, तो वो एक एंगल बाइसेक्टर बनाता है। क्या बनाता है? ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री, उसका बाइसेक्टर बना, इधर भी 100, इधर भी 100, यानी कि ये 45 डिग्री लाइन बनेगी। इस एग्रीगेट सप्लाई को हम 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। इज इट ओके? पढ़ते हैं एक बार इसके लिए क्या लिखा है, टेबल और ग्राफ। समझ आ गया? टेबल के नीचे देखो क्या लिखते हैं, in the figure 7.2 income represented on x-axis and consumption and saving are measured on y-axis. Full stop. A 45 degree line which represent the aggregate supply has been drawn from the origin. तो इसीलिए मैंने सिर्फ ये पढ़ाने के लिए लाइन पढ़ाई कि इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं इसी को, और इसी को इनकम भी बोलेंगे। इज इट ओके? ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड अप होता है एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है दैट इज द कंजम्पशन फंक्शन। ध्यान से समझेंगे कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत इजी टॉपिक है, यहीं पे हम उसको समझते चले जाएंगे। कंजम्पशन फंक्शन बेटा पहले इसकी फोटो क्लिक नहीं कर सकता। देखो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने करना है दैट इज द कंजम्पशन फंक्शन। एक चीज बिल्कुल क्लियर रखना है, इको में जब भी आप कोई फंक्शन पढ़ते हैं, किसी भी चीज का फंक्शन हो, फंक्शन का मतलब होता है इको में फंक्शनल रिलेशनशिप। इट इज ऑलवेज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। और बेटा हमें सबको पता है जब भी कोई रिलेशनशिप की बात होती है इट इज बिटवीन टू थिंग्स। एक तो वो खुद कंजम्पशन, कंजम्पशन का रिलेशन किसके साथ होता है बेटा? कंजम्पशन का रिलेशन हमेशा किसके साथ होता है? आपकी इनकम के साथ। कि आपने कितनी इनकम कमाई है उसी पे बेस होगा कि आपने कितना कंजम्पशन किया है। तो दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन। और जब मैं इसकी नोटेशन समझता हूं, कंजम्पशन यानी C इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Y, Y स्टैंड्स फॉर इनकम, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ये हमारा इसका शेड्यूल बन जाता है। अगर हम कहें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, वेयर C stands for consumption, Y stands for national income and F stands for functional relationship. आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, 2 पॉइंट लिखे हैं। कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ हाउसहोल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे ये शो करता है कि हाउसहोल्ड की कितनी विलिंगनेस है कि वो गुड्स कितने खरीदना चाहता है। नंबर 2, it also shows the consumption level at डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ये शो करता है कि आपकी इनकम इतनी है तो आप कितना कंज्यूम करना चाहते हो, हर लेवल पे आपकी कंजम्पशन शो करता है। नंबर 3, इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कैसे? अभी मैंने आपको टेबल बनवाया था कि मेरी इनकम 100 से बढ़ी तो मेरी कंजम्पशन 80 से बढ़ी। ये तो हर एक की अपनी सोच है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, जितना कमाया सारा खर्च कर देंगे, अगले महीने फिर देखेंगे, कल की कल देखेंगे। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो कमाया है कम से कम खर्चे में गुजारा कर ले भाई, बचा ले, कल का कुछ नहीं पता। तो ये क्या है, इनकम और कंजम्पशन का जो फंक्शन है इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, हर एक की सोच पे डिपेंड करता है। फिर इसका हम टेबल देखते हैं बेटा।
देखो किसका टेबल बनाना है, कंजम्पशन फंक्शन। दो चीजों का रिलेशन है, कंजम्पशन और तो मुझे सिर्फ दो ही चीजों का तो बनाना पड़ेगा। इनकम हमें पता है 0 से शुरू होती है और 100 से इंक्रीज होती चली जाएगी। कंजम्पशन 0 लेवल पे होगी, फिर उसके बाद 80 से इंक्रीज होती चली जाएगी। ये इसकी टेबल है कंजम्पशन फंक्शन की। अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ बनाऊं बेटा, ध्यान से देखेंगे हम, 0 y x, इधर हम शो करते हैं इनकम और इधर हम शो क्या करेंगे अपनी कंजम्पशन, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन बनाना है। इनकम जो है 0 लेवल पे 0 और फिर 100 से इंक्रीज हो रही है। हमने अभी पढ़ा कि इनकम की जो लाइन होती है वो 45 डिग्री लाइन ही होती है, 0 से स्टार्ट होती है। कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होता, 0 लेवल पे भी ये 40 है, उसके बाद ये बढ़ तो रहा है पर इनकम से कम रेट से बढ़ रहा है, तो ये ऐसे ड्रॉ होगी। यहां पे क्या आया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे मेरी इनकम और कंजम्पशन, अगर मैं टेबल में बात करूं ये रहा, उससे पहले मेरी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम। अब कंजम्पशन ज्यादा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पुरानी सेविंग को यूज करूंगा, इसको हम बोलते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं? एंड दिस पॉइंट E इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। यहां से जो मैं लेवल कमा रहा हूं, OM लेवल ऑफ इनकम, इस इनकम पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। इससे पहले मेरी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस सेविंग जो हमने शेडेड कर ली। और उसके बाद हमारी आती है पॉजिटिव सेविंग, वेयर इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। समझ आ गई बात? टेबल ग्राफ दोनों समझ आए? अब इसका नीचे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखी है। पॉइंट नंबर 1, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बेटा? देखिए जरा, पॉइंट C। वो कहां होता है? वो होता है, कितना होता है? वो होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर में। जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा 0 लेवल पे, वहीं से कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होगा। समझ आ गई बात? पढ़ते हैं क्या लिखा है। कंजम्पशन कर्व CC starts from point C on y axis. This implies there is autonomous consumption C bar of OC even when national income is 0. Number 2, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कैसा है? इधर देखें आप, कैसा है कंजम्पशन कर्व का स्लोप? पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि मेरी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी मेरी कंजम्पशन भी बढ़ती चली जाती है। हाउएवर द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। CC has a positive slope which indicate as income increases consumption also rises. However, proportionate increase in consumption is less than that of income as a part of income is saved, क्योंकि कुछ हम इनकम सेव भी करेंगे। देखो बेटा, दो पॉइंट समझ आए। पहला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, दूसरा स्लोप ऑफ कंजम्पशन। आगे के जो 3 पॉइंट है बहुत इजी है। एक तो ये बताएंगे ब्रेक इवन, एक उससे पहले डिस सेविंग, एक उसके बाद पॉजिटिव सेविंग। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। देख के बताएं इनकम कहां पे कम है, ब्रेक इवन से पहले या ब्रेक इवन के बाद? पहले। पढ़ते हैं व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन द गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग। जो गैप है वो किससे कवर होगा? बाय डिस सेविंग, रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल COE, triangle COE which represents this saving। समझ आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ब्रेक इवन पॉइंट वेयर C is equal to Y। कहां पे है C is equal to Y? At OM level of output। देखो क्या लिखते हैं, at OM level of income consumption becomes equal to income and the saving is 0. This point E is known as break even point। समझ आ गया? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट, इनकम इज मोर देन
इनकम इज मोर देन कंजम्पशन आफ्टर पॉइंट ई। देखते हैं क्या लिखा है, एट पॉइंट राइट टू पॉइंट ई इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, excess of income leads to saving. The gap between 45 degree line and CC curve after point E represents the positive saving. समझ आ गया बेटा? यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।